हेलो दोस्तों, वेलकम टू नीरज 5G। मैं हूं नीरज और आज के इस वीडियो में अपन बात करेंगे लाइट चैप्टर के टॉप 200 क्वेश्चन का जो सीरीज चल रहा था उसका आगे के क्वेश्चंस को इस वीडियो में कराएंगे। ठीक है, तो इससे पहले मैंने 2 पार्ट करा दिया था, ये इसका 3rd पार्ट है। ठीक है, अगर आप टॉप 200 क्वेश्चंस लाइट चैप्टर से कर लेते हैं तो मुझे नहीं लगता कि एग्जाम में आपका एक भी क्वेश्चन इस चैप्टर से छूटेगा। ठीक है, तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम वीडियो को शुरू करते हैं। ओके, तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश तंतु यानी ऑप्टिकल फाइबर जिस सिद्धांत पर काम करता है वह क्या है? वो किस सिद्धांत पर काम करता है ऑप्टिकल फाइबर? तो दोस्तों पता होना चाहिए आपको, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन पर काम करता है। ठीक है, अब चलिए जल्दी से मैं शॉर्ट में आपको समझा देता हूँ प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परिवर्तन क्या होता है। ठीक है, तो ये फिगर देखिए, आपको पता है प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। ठीक है, और परिवर्तन क्या होता है? प्रकाश का परिवर्तन क्या होता है? अगर कोई किरण है, प्रकाश की किरण है, सरफेस से टकरा करके वापस उसी माध्यम में लौट जाती है तो उसको प्रकाश का परिवर्तन बोलते हैं। लेकिन वो प्रकाश की जो किरण है उसी माध्यम में न लौट के अगर दूसरे माध्यम में यानी आर पार चली जाती है प्रकाश की किरण तो उसको अपवर्तन बोलते हैं। ठीक है, तो ये फिगर आपको पता है, ये हटा देते हैं। ठीक है, देखिए प्रकाश का जो किरण है जो विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है तो क्या होता है? अभिलंब की ओर मुड़ जाता है। ठीक है, तो देखिए इस केस में अभिलंब की ओर मुड़ गया है। ठीक है, और इस आई को क्या बोलते हैं दोस्तों? आपतन कोण बोलते हैं, याद रखिएगा। आई को आपतन कोण बोलेंगे और आर को क्या बोलेंगे? अपवर्तन कोण बोलेंगे। ठीक है, अच्छा उसी तरह ये भी केस है, इसमें क्या हुआ? प्रकाश की जो किरण है सघन माध्यम से विरल माध्यम में गया है, नहीं इसका अपवर्तन हुआ है विरल माध्यम में, तो ये क्या हो गया? अभिलंब से दूर भागा है। इसमें यहाँ पे भी आई क्या है? आपतन कोण, और आर क्या है? अपवर्तन कोण है। इतना समझ गए? ठीक है, अब आगे समझते हैं क्रांतिक कोण क्या होता है। अब देखिए क्रांतिक कोण क्या होता है उसको समझिए, फिर समझेंगे प्रकाश का पूर्ण अपवर्तन क्या होता है। ठीक है, तो देखिए ये जो है सघन माध्यम, मान लीजिए ये कांच है। ठीक है, और ऊपर क्या है? वायु है, यानी विरल माध्यम है। ठीक है, तो आपको पता है जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर भागती है। तो देखिए यहाँ से ये क्या हो गया? अभिलंब से दूर भागा है। ठीक है, यानी अभिलंब के साथ 90 डिग्री कोण बना है। ठीक है, तो ये आपको पता है, ये वाला क्या हो जाएगा? आर हो जाएगा। ठीक है, अपवर्तन कोण, और ये क्या हो जाएगा? आई हो जाएगा, यानी आपतन कोण। ठीक है, इतना समझ गए? तो देखिए क्रांतिक कोण कुछ नहीं होते, ये जो थीटा है ना यही क्रांतिक कोण है। और देखिए क्रांतिक कोण क्या है? आपतन कोण का ही मान है। तो क्रांतिक कोण क्या होता है? सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण का जो मान होता है वो 90 डिग्री होता है। तो विरल माध्यम में देखिए अपवर्तन कोण का मान कितना है? 90 डिग्री है। ठीक है, तो इस केस में ये जो आई है वो अब आपतन कोण नहीं कहलाएगा, क्या कहलाएगा? क्रांतिक कोण कहलाएगा। ठीक है, याद रखिएगा, क्या कहलाएगा? क्रांतिक कोण कहलाएगा। और कांच और वायु के लिए दोस्तों क्रांतिक कोण का जो मान होता है वो याद रखिएगा कितना होता है? 42 डिग्री होता है। ठीक है, अब बात करते हैं पूर्ण आंतरिक परिवर्तन क्यों होता है। तो इसी के देखिए ये जो क्रांतिक कोण का मान जो है ना क्या होता है, अगर ये आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से थोड़ा सा भी अगर ज़्यादा हो गया, मान लीजिए 42 डिग्री से, मान लीजिए आपतन कोण आई का जो मान है मान लीजिए कि 43 डिग्री हो गया। ठीक है, यानी आपतन कोण कितना हो गया? 43 डिग्री हो गया। तो अब ये जो प्रकाश की जो किरण है इसका अपवर्तन नहीं होगा, यानी ये जो विरल माध्यम में नहीं जाएगा, ये क्या होगा? सघन माध्यम में ही वापस इसका क्या हो जाता है? परिवर्तन हो जाता है। इसी को बोलते हैं प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। एक और फिगर से समझाता हूँ, तो अब यहाँ पे समझ लीजिए, यहाँ पे देखिए पूर्ण आंतरिक परिवर्तन यहाँ पे हुआ है। ठीक है, तो ये सी क्या है? क्रांतिक कोण है। तो मैंने आपको क्या बताया, जब आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से थोड़ा सा भी अगर ज़्यादा हो गया, ठीक है, तो उस केस में क्या होता है? प्रकाश का क्या होता है? अपवर्तन नहीं होता है, उसका क्या होता है? पूर्ण आंतरिक परिवर्तन हो जाता है। मतलब वो जो किरण है वो सघन माध्यम में ही क्या हो जाता है? परिवर्तन हो जाता है उसका, यानी लौट आ जाता है, विरल माध्यम में जाता ही नहीं, यानी इसका जाएगा, इसको आर पार करेगा तभी ना अपवर्तन होगा इसका, तो ये तो जाता ही नहीं है। ठीक है, यहीं से क्या हो जाता है? टकरा करके लौट जाता है, और इसका इसी में क्या हो जाता है? पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होता है। इसी कारण जो डायमंड होता है, जो हीरा होता है, वो क्या होता है? चमकता है। एक्चुअली हीरा में क्या होता है कि अब मान लेते हैं डायमंड है, तो इसमें जो रे इंटर किया तो ये सघन माध्यम में चला गया। अब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगा तो ये क्या होगा? इसका अपवर्तन होगा। लेकिन जो प्रकाश की किरण है वो विरल माध्यम में जाता ही नहीं है, क्योंकि इसका जो आपतन कोण है क्रांतिक कोण से ज़्यादा हो जाता है, इसीलिए जो किरण है इसी में टकरा जाता है और इसका क्या होने लगता है? पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होने लगता है, जिसके कारण हीरा क्या होता है? चमकता है। ठीक है, आई होप आपको पूर्ण आंतरिक परिवर्तन समझ में आ गया होगा। याद रखिएगा, आपतन कोण का मान अगर क्रांतिक कोण से ज़्यादा हो जाए तो उस केस में पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होता है। ठीक है, और आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से कम होता है तब उस केस में क्या होता है? अपवर्तन होता है। प्रकाश का क्या होता है? अपवर्तन होता है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो मृग मरीचिका का कारण क्या है? तो इसका कारण भी दोस्तों क्या है? प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। आपने सुना होगा रेगिस्तान में दूर से देखने पे लगता है कि बगल में ही पानी है, पानी जैसे जैसे नज़दीक आते हैं तो पता चलता है पानी तो है ही नहीं, ठीक है। तो सब किसके कारण होता है? पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मरीजों के पेट के अंदर का परीक्षण करने हेतु डॉक्टरों द्वारा एंडोस्कोप निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर काम करता है? तो देखिए एंडोस्कोप दोस्तों, पेट में अगर कोई अल्सर वगैरह हो जाता है तो मुंह में जो है पाइप डाल करके उसके पेट के अंदर का पिक्चर दिया जाता है। तो वो भी किसके कारण होता है दोस्तों? प्रकाश के आंतरिक परिवर्तन के कारण ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना किस परिघटना का परिणाम है? तो साबुन के जो बुलबुले होते हैं वो थोड़े से देखिए चमकदार होते हैं, तो वो किसके कारण होते हैं दोस्तों? दोनों उसमें होते हैं, उसमें प्रकाश का परिवर्तन होता है और व्यतिकरण भी यानी इंटरफेरेंस भी होता है, ठीक है। तो आंसर हो जाएंगे ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, प्रकाश सजावट तथा विज्ञापन के लिए विसर्जन नलिकाओं में प्रयुक्त होने वाली गैस कौन सी होती है? जो लाइटिंग सजावट के लिए जो बल्ब वगैरह होते हैं ना, उसमें कौन सी गैस होती है दोस्तों? नियॉन गैस होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, दृष्टि पटल जिसे रेटिना कहते हैं इंग्लिश में, पर जो चित्र बनता है यानी हमारे रेटिना पर जो चित्र बनता है वो कैसा होता है? तो याद रखिएगा दोस्तों, वह वस्तु से छोटा होता है, वह उल्टा बनता है, ठीक है। तो रेटिना पर जो चित्र बनता है वो कैसा बनता है? देखिए उल्टा बनता है, सीधा नहीं बनता है, उल्टा बनता है और वस्तु से छोटा बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कह रहा है किसी तारे का रंग दर्शाता है, क्या दर्शाता है? तो यहाँ पे बहुत बच्चे उत्तर मार देंगे उसकी पृथ्वी से दूरी। जी नहीं, उसका ताप के कारण उसका रंग जो है कम या ज़्यादा, मतलब ज़्यादा डार्क दिखाई देता है या फिर थोड़ा सा डिम दिखाई देता है तारे, किसके कारण? उसके टेम्परेचर के कारण, वो कितना उसमें अंदर ताप है, ठीक है। तो ये आंसर डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण क्या है? तो प्रकाश के विसरण का कारण दोस्तों इजी है, धूलकण के द्वारा प्रकाश का क्या होता है? प्रकीर्णन होता है, ठीक है, स्कैटरिंग होता है यानी विसरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है प्रकाश का रंग निर्धारित होता है, यानी प्रकाश का रंग लाल है, पीला है कि कैसा है, रंग कैसा निर्धारित होता है? तो उसके तरंग धैर्य से यानी वेव लेंथ से डिसाइड किया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस रंग का सबसे लंबा तरंग धैर्य होता है? तो याद रखिएगा सबसे लंबा तरंग धैर्य जो होता है वो रेड कलर का होता है, 7.5 × 10⁻⁵ सेंटीमीटर इसका वेवलेंथ होता है रेड कलर का, ठीक है। और सबसे ज़्यादा सबसे कम जो होता है वो किसका होता है? तो बैगनी कलर का होता है, ठीक है, वेवलेंथ। नेक्स्ट वही क्वेश्चन पूछा है, सबसे कम वेवलेंथ किसका होता है? तो बैगनी कलर का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसमें उच्चतम ऊर्जा होती है यानी हाई एनर्जी होती है, किस रंग में? तो याद रखिएगा दोस्तों, इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग दोस्तों नीला प्रकाश हो जाएगा यानी ब्लू लाइट, और सबसे कम ऊर्जा किसकी होगी दोस्तों? लाल प्रकाश का। दोस्तों यहाँ पे मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है। देखिए दोस्तों, जिस लाइट का वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होगा तो उस लाइट का क्या होगा? एनर्जी जो है कम होगा और इसका स्कैटरिंग यानी प्रकीर्णन भी दोस्तों कम होगा। तो रेड कलर का जो वेवलेंथ होता है वो सबसे ज़्यादा होता है, इसीलिए इसका एनर्जी यानी ऊर्जा सबसे कम होगा। और सबसे ज़्यादा जो होता है, सबसे कम वेवलेंथ वॉयलेट यानी बैगनी का होता है। तो बैगनी और इंडिगो तो इसमें है नहीं, तो तीसरे नंबर पे ब्लू है, नीला। तो नीला का क्या हो जाएगा? सबसे वेवलेंथ कम हो रहेगा तो इसका ऊर्जा ज़्यादा रहेगा, ठीक है, और इसका प्रकीर्णन भी ज़्यादा रहेगा, ठीक है। ये समझ गए? तो इसको हटा लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सफ़ेद प्रकाश में उपस्थित निम्नलिखित रंगों में से कौन सा रंग सीसा के प्रिज्म द्वारा सबसे कम विचलित होता है? ठीक है, तो इसमें कौन सा हो जाएगा दोस्तों? ठीक है, ये प्रिज्म है। देखिए यहाँ पे जब श्वेत प्रकाश आता है तो 7 रंगों में क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। तो इसमें क्या होता है? इसका क्या हुआ है? विचलन हुआ है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा विचलन दोस्तों किसका होता है? बैगनी कलर का होता है, ठीक है। और सबसे कम विचलन रेड कलर का होता है, क्योंकि रेड कलर का जो होता है दोस्तों वेग ज़्यादा होता है और वेवलेंथ ज़्यादा होता है, ठीक है। और वेवलेंथ ज़्यादा होता है तो इसका प्रकीर्णन कम होगा, ठीक है। और सबसे ज़्यादा प्रकीर्णन किसका होगा? बैगनी का, क्योंकि बैगनी का वेवलेंथ सबसे कम होता है। तो इस क्वेश्चन में प्रिज्म द्वारा सबसे कम विचलित कौन हुआ है? तो रेड कलर का, ठीक है। यहाँ से आप चाहें तो एक चीज़ नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो प्रकाश का जो तरंग दैर्घ्य यानी उसका वेवलेंथ होता है वो उसके ऊर्जा के क्या होता है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी व्युत्क्रम अनुपाती होता है। यानी वेवलेंथ कम तो ऊर्जा ज़्यादा, या वेवलेंथ कम तो उसका प्रकीर्णन भी ज़्यादा। अच्छा, वेवलेंथ कम होगा तो उसका वेग भी क्या होगा? कम होगा, याद रखिएगा, ठीक है। वेवलेंथ और वेग दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, यानी वेवलेंथ कम तो वेग भी कम होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें वास्तविक सूर्योदय के कुछ मिनट पूर्व यानी पहले ही सूर्य दिखाई देने लगता है, उसका कारण क्या है? यानी अभी सूर्योदय नहीं हुआ उसके ठीक पहले ही हमें सूर्य दिखाई देने लगता है, उसके कारण है दोस्तों प्रकाश का अपवर्तन, ठीक है।
नेक्स्ट है दोस्तों, क्षितिज के समीप सूर्य एवं चंद्रमा के दीर्घ वृत्ताकार दिखाई देने का कारण ही क्या है? तो ये भी दोस्तों क्या है? अपवर्तन के कारण ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य के प्रकाश के अदृश्य भाग से प्रकाश संश्लेषण किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है? तो दोस्तों एक्चुअली में क्या होता है? बैक्टीरिया के द्वारा। एक बैक्टीरिया होता है ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, इसके कारण दोस्तों जो अवरक्त विकिरण जो किरणें होती है उनके द्वारा प्रयोग करके प्रकाश संश्लेषण क्रिया की जाती है और ऊर्जा उत्पन्न की जाती है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ये समुद्र के गहरे समुद्र में ये प्रक्रिया होती है, किसके द्वारा? बैक्टीरिया के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आकाश नीला लगता है क्यों? यानी आकाश नीला क्यों दिखाई देता है? तो सिंपल इसका आंसर दोस्तों होगा क्योंकि नीले रंग का जो प्रकीर्णन होता है वो सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि उसका वेवलेंथ कम होता है। तो जिसका प्रकीर्णन ज़्यादा होगा वही ना दिखाई देगा। तो इसके आंसर बी हो जाएंगे। लघु तरंग धैर्य की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकीर्णन होती है, यानी जिसका वेवलेंथ कम होता है उसका प्रकीर्णन क्या होता है? ज़्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, खतरे के संकेतों के लिए लाल प्रकाश का प्रयोग किया जाता है और ट्रैफिक सिग्नल में भी आप देखिएगा रेलवे ट्रैफिक रेड कलर का खतरे के निशान के लिए किया जाता है। तो उसमें क्या होता है? रेड कलर का क्यों यूज किया जाता है? क्योंकि इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है, ठीक है, और ये दूर से ही दिखाई दे देता है रेड कलर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्यास्त तथा सूर्योदय के समय सूर्य के लाल रंग का प्रतीत होने का कारण क्या है? तो ये भी दोस्तों प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही होता है। और एक और फेमस एग्जांपल है दोस्तों, इंद्रधनुष का बनना यानी रेनबो का बनना भी किसके कारण होता है? प्रकाश के प्रकीर्णन यानी स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों, समुद्र नीला प्रतीत होता है क्यों? तो ये भी दोस्तों प्रकीर्णन के कारण ही होता है। एक्चुअली क्या होता है? आकाश, ये आंसर बी हो जाएगा, आकाश के परिवर्तन तथा जल के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, ठीक है। और जो एक और क्वेश्चन दोस्तों फेमस क्वेश्चन है, अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? तो याद रखिएगा काला दिखाई देता है, ठीक है, नीला नहीं, काला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें हरी घास का रंग हरा दिखाई देता है, यानी हमें घास का रंग हरा दिखाई देता है क्यों? क्योंकि इसके आंसर दोस्तों हो जाएंगे, इसके आंसर हो जाएंगे ए, यानी यह हरे रंग के प्रकाश को हमारी आंखों पर परिवर्तित करता है, इसीलिए हरा दिखाई देता है घास, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, धूप से बचने के लिए छाते में रंग संयोजन निम्न में से कौन सा सबसे उचित है? तो ये तो ईजी है दोस्तों, ऊपर से आपको उजला रखना पड़ेगा ताकि प्रकाश का जो है परिवर्तन हो जाए, ठीक है, और नीचे आपको क्या रखना पड़ेगा? काला रखना पड़ेगा, ठीक है, सबसे बेस्ट यह भी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, खगोलीय दूरदर्शी से बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो याद रखिएगा आभासी और बड़ा होता है, यानी काल्पनिक और बड़ा बनता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जब दो समानांतर समतल दर्पण के बीच कोई वस्तु रख दी जाती है तो बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी? दोस्तों अनंत प्रतिबिंब बन जाएंगे। जैसे दो समांतर प्रतिबिंब अगर रख दिया, बीच में कोई रख दिया जाए तो इससे क्या होगा? किरण जो है परिवर्तित हो करके क्या हो जाएगा? प्रतिबिंब बनाते रहेगा, ठीक है। तो इस तरह क्या हो जाएंगे? अनंत प्रतिबिंब दोस्तों इस पर बन जाएंगे, ठीक है। लेकिन दोस्तों अगर एक मिरर, दो मिरर है, उसके बीच दोनों को पैरेलल नहीं है, थोड़ा सा मिरर को घुमा दिया जाए और इसके बीच में एक वस्तु रख दिया जाए, ठीक है, और मान लीजिए थीटा एंगल से इसको क्या कर दिया जाए? मिरर ऐसे होना चाहिए था, ठीक है, इसको मान लेते कि थीटा डिग्री से इस मिरर को क्या कर दिया? घुमा दिया। तो अब इसके बीच में जो ये वस्तु रखा गया इसका कितना प्रतिबिंब बनेगा? तो उसका फॉर्मूला से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो जब मान लेते हैं कि जब दो समतल कोण थीटा कोण पे झुके हुए हों, समतल दर्पण जो है थीटा कोण पे झुका हुआ है, तब उनके बीच में रखे हुए वस्तु का कितना प्रतिबिंब बन सकता है? तो ये फार्मूला सब निकाल सकते हैं, 360 डिग्री अपॉन थीटा डिग्री -1, ठीक है। नेक्स्ट है, जब किसी दर्पण को थीटा कोण से घूर्णित किया जाए यानी घुमाया जाए तो परावर्तित किरण का घूर्णन कितना होगा? तो इसका डबल हो जाएगा, यानी 2 थीटा हो जाएगा। क्वेश्चन ये है कि मान लेते कोई एक मिरर है, ठीक है, अब यहाँ से कोई किरण आपतित हो रही है तो ये परिवर्तित हो गई, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि जो दर्पण है इसको सपोज मान लेते हैं कि थीटा कोण से इसको क्या करते हैं? घुमा देते हैं, ये वाला, यानी इसको थीटा एंगल से क्या कर दिए? घुमा दिए। तो इसका जो परिवर्तित किरण होगा वो 2 थीटा से घूमेगा, ठीक है। नेक्स्ट है, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, वर्ण मतलब रंग, रंगों का जो विक्षेपण संभव है किसके द्वारा? तो प्रिज्म के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधोलिखित में से कौन सा रंग इंद्रधनुष के मध्य में दिखाई देता है? तो इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं, कौन सा? विब्जियोर। तो इसके बीच में कौन सा है? ग्रीन, यानी हरा है। तो कौन सा आंसर हो जाएगा? हरा, बी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, दोपहर के 12 बजे किस दिशा में इंद्रधनुष दिखाई देता है?
तो दोस्तों 12 बजे हमें इंद्रधनुष दिखाई ही नहीं देता है। क्यों नहीं दिखाई देता है दोस्तों? 12 बजे सूर्य सीधे सिर के ऊपर होता है, ठीक है, इसीलिए जो प्रकाश का जो अपवर्तन है वो वर्षा की बूंदों में नहीं हो पाता है, ठीक है, इसलिए इंद्रधनुष हमें नहीं दिखाई देता है। लेकिन अगर ऐसे क्वेश्चन पूछ ले कि इंद्रधनुष से सूर्य के दिशा में दिखाई देता है या विपरीत दिशा में, तो याद रखिएगा इंद्रधनुष हमेशा जो सूर्य की दिशा के विपरीत दिशा में दिखाई देता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सो जल में वायु का जो बुलबुला होता है किसकी भांति व्यवहार करेगा, ठीक है। तो आपको पता है जल में जो वायु का बुलबुला होता है वो कैसा होता है? गोल होता है। और ये सरफेस किसके जैसा दिख रहा है? उत्तल लेंस के जैसा दिख रहा है। लेकिन यहाँ पूछा है किसके भांति व्यवहार करेगा, तो अवतल लेंस की भांति व्यवहार करेगा। एक्चुअली होता क्या है दोस्तों, आपको पता है कि जल का जो यानी पानी का जो अपवर्तनांक होता है वायु से ज़्यादा होता है, ठीक है। इसीलिए क्या होता है, इसकी जो लेंस की प्रवृत्ति है बदल जाता है, उत्तल लेंस ना होकर के उसका व्यवहार बदल जाता है। किसके जैसा हो जाता है? अवतल लेंस यानी अपसारी लेंस, ठीक है। डी आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? तो समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई दोस्तों व्यक्ति की ऊंचाई का आधा होनी चाहिए, तभी व्यक्ति का प्रतिबिंब पूरा दिख पाएगा समतल दर्पण में। नेक्स्ट है, समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होती है? दोस्तों समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या, फोकस दूरी, ये सब क्या होता है? अनंत होता है। अब ये देखिए इस टाइप का क्वेश्चन मैंने स्टार्टिंग वाले पार्ट में करा चुका था, ठीक है, फिर भी एक बार आ गया है तो करा देता हूँ, ठीक है। कह रहा है यदि किसी ऐनक के लेंस का पावर जो है +2 डायोप्टर है, यानी उसकी क्षमता +2 डायोप्टर है, तो इसके फोकस दूरी क्या होगी, ठीक है। तो ये आपको पता है फार्मूला क्या होता है, P = 1/f होता है या फिर F = 1/p होता है। और ये जो फोकस दूरी दोस्तों निकलता है वो मीटर में होता है, ठीक है। लेकिन हमको आंसर सेंटीमीटर में पूछा है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? पहले 100 से क्या करना पड़ेगा? गुना पड़ना, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो F = कितना हो गया? 100/p सेंटीमीटर आ गया। और P कितना है? 2 है, तो 2 से डिवाइड कर देंगे, कितना आ जाएगा? 50 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आंख के लेंस का फोकल दूरी किसके कार्य से परिवर्तित होती है? तो याद रखिए सिलियरी मांसपेशियां जो होती है उसके संकुचन से क्या होता है? आंख के लेंस की मोटाई में क्या होता है? परिवर्तन होता है, जिसके फलस्वरूप आंख के लेंस की फोकल दूरी दोस्तों क्या हो जाती है? परिवर्तित हो जाती है, यानी बढ़ जाती है, ठीक है। इसलिए आप कभी फील कीजिएगा, आप तेज धूप में से बाहर निकल के अचानक से रूम में आइएगा, ठीक है, तो आपको देखिएगा कुछ रूम में दिखाई ही नहीं देगा, ठीक है। उसमें क्या होता है? फोकल दूरी में क्या होता है? परिवर्तित हो जाता है, जिसके कारण हमको दिखाई नहीं देता है कुछ समय के लिए, ठीक है। फिर जो सिलियरी मांसपेशी है फिर से क्या होता है? उसका संकुचन होता है, तो फिर से फोकल जो दूरी है अपने नॉर्मल आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धूप के चश्मे की पावर होती है, धूप के चश्मे की दोस्तों पावर 0 डायोप्टर होती है, ठीक है, बिना पावर वाला चश्मा होता है धूप का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समान फोकस दूरी वाले कांच के 2 लेंस जिनमें एक उत्तल लेंस तथा दूसरा अवतल लेंस है एक दूसरे से सटा कर रखे गए हैं, इस युग्म का व्यवहार कैसा होगा? इन दोनों को सटा कर रखेंगे तो किसके जैसा व्यवहार करेगा? तो याद रखिएगा, तो फेमस क्वेश्चन है, कांच की समतल चादर की तासी के जैसे व्यवहार करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आंख के रेटिना की परंपरागत कैमरा के निम्नलिखित में से किस भाग से तुलना की जा सकती है? यानी जो रेटिना होता है उसको कैमरा के किस भाग से तुलना की जा सकती है? तो फिल्म से तुलना की जा सकती है, क्योंकि रेटिना का दोस्तों काम आपको पता हो क्या होता है। रेटिना जो है अपने से टकराने वाली प्रकाश की किरणों को विद्युतीय सिग्नल में परिवर्तित कर देता है, वही काम कैमरा का फिल्म भी करता है, ठीक है। नेक्स्ट है, मनुष्य की आंख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कैसा प्रतिबिंब जो है बनता है, आंख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है कहाँ? रेटिना में बनता है दोस्तों। आपको पता है रेटिना का काम क्या करता है? वो प्रतिबिंब रेटिना पर बन गया, ठीक है। और कैसा बनता है? रेटिना पर उल्टा प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। और उसके बाद रेटिना क्या करता है? उसको विद्युतीय सिग्नल में बदल देता है। उसके बाद क्या होता है? जो दृश्य सिराएं होती है मस्तिष्क तक उसको ले जाने का काम करती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, किसी अपारदर्शी वस्तु का रंग उस रंग के कारण होता है जिसे वह क्या करता है? परावर्तित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कह रहा है जब लाल, नीले तथा हरे प्रकाश का पुंज एक स्थान पर पड़ता है तब प्रकाश का रंग हो जाता है, कौन सा हो जाता है? तो देखिए पहले मैं इसका एक वो कंसेप्ट दे देता हूँ। अब ये फिगर देखिए दोस्तों, ये ट्रायंगल आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए कलर 2 टाइप के होते हैं, एक प्राइमरी कलर यानी प्राथमिक रंग और सेकेंडरी कलर यानी द्वितीयक रंग, ठीक है। तो देखिए ये जो ट्रायंगल के वर्टेक्स पे जो ये कलर दिख रहा है ना, लाल, हरा और नीला, ये तीनों कलर दोस्तों याद रखिएगा प्राथमिक रंग होता है यानी प्राइमरी कलर होता है, ठीक है। अच्छा, द्वितीय कलर क्या होता है? तो 2 प्राइमरी कलर के मिलने से जो कलर बनता है उसी को सेकेंडरी कलर बोलते हैं। तो लाल और हरा को मिलाने से दोस्तों याद रखिए क्या बनेगा? पीला बनेगा, ठीक है। लाल और नीला को मिलाने से मैजेंटा यानी बैगनी बनेगा, ठीक है।
हरा और नीला को मिलाने से मयूर पीला कलर बनता है, ठीक है। अच्छा, अब ये बीच में श्वेत कलर दिया गया है, तो श्वेत का मतलब ये हो गया जैसे हरा और मैजेंटा को मिलाइएगा तो श्वेत बन जाएगा, यानी व्हाइट बन जाएगा। लाल या मयूर पीला को मिलाइएगा तो इससे क्या बन जाएगा, श्वेत बन जाएगा, ठीक है। नीला और पीला को मिलाइएगा तो क्या बन जाएगा, श्वेत बन जाएगा, ठीक है। तो ये प्राथमिक कलर कौन कौन से होते हैं, लाल, हरा और नीला। और द्वितीय कलर कौन होते हैं, पीला, बैगनी और मयूर पीला, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए किस कलर को मिलाने से कौन सा कलर बनता है, ठीक है, उसको कॉम्प्लीमेंट्री कलर बोलते थे। देखिए लाल, हरा और नीला को मिलाने से क्या बनता है, श्वेत बनेगा, ठीक है। बाकी देख लीजिएगा जो ट्रायंगल मैंने बताया था उसी के अकॉर्डिंग है, ठीक है। जैसे नीला और पीला को मिलाइएगा तो श्वेत बन जाएगा, लाल और हरा को मिलाइएगा तो पीला बन जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर कौन हो जाएगा, लाल, नीले और हरे को मिलाएंगे तो कौन सा बनेगा दोस्तों, सफेद बनेगा, ठीक है। ठीक है, तो अब इस टाइप का क्वेश्चन आप कर लीजिएगा। कह रहा है 3 रंग मूल रंग है, यानी प्राथमिक रंग मूल रंग कौन कौन से हैं, तो बता दिया, नीला, हरा, लाल। लाल, हरा, नीला याद रख लीजिएगा, ठीक है। ठीक है, तो अब ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बचे हैं दोस्तों, 25 मिनट 5 मिनट और वीडियो क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे सारे, ठीक है। तो देखिए एक फर्स्ट पार्ट में या सेकंड पार्ट में मैंने एक क्वेश्चन कराया था, वहाँ पे थोड़ा सा मैं से मिसप्रिंट हो गया था। एक्चुअली मेरे दिमाग में वो दर्पण चल रहा था, ठीक है। क्वेश्चन ये था कि लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है, तो मैंने एक पे टिक मार दिया था, ठीक है। लेकिन इसका क्या होता है, 2 फोकस होते हैं, एक दिन मैंने दर्पण समझ के 1 मार दिया था, ठीक है। बोल तो रहा था लेंस, लेकिन दिमाग में दर्पण चल रहा था, ठीक है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं एक उत्तल लेंस है तो इसके फोकस कितने होते हैं, 2 होते हैं, एक इधर होते हैं और एक इस साइड होते हैं, ठीक है। 2 फोकस होते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है, तो नेत्र का रंगीन भाग दोस्तों आइरिस होता है, जिसे परितारिका बोलते हैं, ठीक है। एक बार दोस्तों ये नेत्र का फिगर आप देख लीजिए, ठीक है। तो ये सारा चीज़ आप पॉज करके पढ़ लीजिएगा। देखिए ये है परितारिका, इसे आइरिस बोलते हैं। तो ये वाला जो पोर्शन होता है दोस्तों क्या होता है, रंगीन पोर्शन होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निकट दृष्टि दोष को निम्नलिखित में से किस लेंस के द्वारा हटाया जाता है, तो याद रखिएगा अवतल लेंस के द्वारा। और उत्तल लेंस के द्वारा दोस्तों दीर्घ दृष्टि दोष को दूर किया जाता है, ठीक है। याद ऐसे रखिएगा, निकट, निकट में क्या देखिए, न, क और ट, ठीक है, 3 अक्षर है। तो अवतल में कितने हैं, 4 अक्षर है, ठीक है। उसी तरह दीर्घ जब लिखिएगा तो उसमें कितने आते हैं, 2 आते हैं, द और घ आते हैं, ठीक है। ये हर्षिकार या रेफ मात्रा को छोड़ देते हैं, ठीक है। तो 2 है तो इसके लिए उत्तल हो जाएंगे, उत्तल में कितने हैं, 3 है, ठीक है। नेक्स्ट है, तरंग धैर्य को सामान्यतः यानी वेवलेंथ को किसमें व्यक्त किया जाता है, तो एंगस्ट्रम में, ठीक है। और एक याद रखिएगा, 1 एंगस्ट्रम में कितना होता है, 10⁻⁻10 मीटर होता है, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों, टिंडल प्रभाव प्रकाश की किस परिघटना को प्रदर्शित करती है, तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट यानी प्रकाश की प्रकीर्णन के कारण। आपने देखा होगा जंगल में बहुत सारे पेड़ से घिरे रहते हैं, तो पत्तियों के बीच में ऐसे ऐसे लाइट वहाँ पे एंटर करते हैं, ठीक है। और उसमें डस्ट पार्टिकल जो होता है, धूल जो होता है, उसमें आपको दिखाई दे रहता है। तो उसके क्या होता है, उसी के कारण क्या होता है, लाइट का स्कैटरिंग होता है ना, प्रकाश का प्रकीर्णन होता है, उसी को बोलते हैं टिंडल प्रभाव, ठीक है। नेक्स्ट है, सामान्य नेत्र के लिए दूर बिंदु कितनी होती है, तो न्यूनतम कितनी हो जाएंगी, 25 सेंटीमीटर। सॉरी यहाँ 25 सेंटीमीटर अनंत होगा, जो दूर बिंदु बोला है ना, न्यूनतम बिंदु बोलता तो कितना, यानी किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए कितना होना चाहिए, ऑब्जेक्ट को कितना दूर रखना चाहिए, कम से कम 25 सेंटीमीटर, ठीक है। और दूर बिंदु पूछा है तो ये अनंत हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन कहाँ होता है। अपवर्तन मैंने बताया है जब लाइट एंटर करती है तो कहाँ, कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर, ठीक है। देखिए ये कॉर्निया है, ये वाला ये जो दिख रहा है ना, ये क्या है, कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पे, यहीं से लाइट रे अपवर्तित करती है अधिकांश भाग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस दृष्टि दोष को अवतल और उत्तल दोनों लेंसों से बने ड्यूफोकस, जिसे बाइफोकल लेंस भी बोलते हैं, द्वारा संशोधित किया जाता है, ठीक किया जाता है। तो 3 तरह के दृष्टि होते हैं, एक निकट दृष्टि दोष होते हैं, दूर दृष्टि दोष होते हैं, और तीसरा कौन सा होता है, जरा दूर दृष्टिता। तो इसके लिए किसका यूज किया जाता है, बाइफोकल लेंस का, ठीक है। नेक्स्ट है, पुतली के आकार को कौन नियंत्रित करता है, तो याद रखिए आइरिस नियंत्रित करता है, जिसको क्या कहते हैं हिंदी में, परितारिका कहते हैं। नहीं, पुतली को कौन नियंत्रित करता है, आइरिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक साधारण प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है, यानी प्रिज्म होता है उसके टोटल कितने सरफेस होते हैं, सतह, तो याद रखिएगा 5 सरफेस होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेत्र लेंस की फोकल दूरी यानी फोकस दूरी कम हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है, तो याद रखिएगा निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, फोकस दूरी कम हो जाती है नेत्र की, ठीक है। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, दूर की वस्तु नहीं दिखाई देती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंख व्यवहार होता है, आंख किसके जैसा व्यवहार करता है दोस्तों, उत्तल लेंस की तरह। नेक्स्ट है, किसी कोलाइडी बिलियन में निलंबित कणों से प्रकाश के प्रकीर्णन को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, तो मैंने बता दिया टिंडल प्रभाव कहा जाता है, ठीक है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट।
नेक्स्ट है हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है, तो हीरे का अपवर्तनांक क्या देखिए 2.42 होता है, ठीक है। अच्छा हीरे से याद आया, हीरे का क्रांतिक कोण कितना होता है, तो लगभग 24 डिग्री होता है, ठीक है। नेक्स्ट है मानव नेत्र अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करके विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को फोकसित कर सकता है, ऐसा हो जाने का कारण क्या है, तो समंजन होता है दोस्तों, ठीक है। तो ये आज का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। मानव नेत्र के लिए दृष्टि का अस्थायित्व तो होता है, कितना हो जाता है दोस्तों 1/16 सेकेंड होता है, ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन है किसी वस्तु का प्रतिबिंब आंख के जिस भाग पर बनता है वह क्या है, तो प्रतिबिंब किस भाग पर बनता है दोस्तों, रेटिना पर बनता है, और कैसा बनता है, उल्टा बनता है, ठीक है। और रेटिना क्या करता है, उस प्रतिबिंब को विद्युतीय सिग्नल में बदल देता है, ठीक है। तो ये था दोस्तों आज का वीडियो। तो मैंने तीनों पार्ट में लगभग 200 क्वेश्चंस आपको कवर करा दिया है लाइट चैप्टर से। आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो, सो प्लीज डू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।